आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 दहन और ज्वाला, जो कि कक्षा 8 का विज्ञान विषय का टॉपिक है। इसमें मुख्य जो अध्ययन बिंदु हम पढ़ेंगे वो है दहन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। दहन के जो प्रकार है, तीव्र दहन, कम दहन या विस्फोट, दो उनके बारे में पढ़ेंगे। आग पर नियंत्रण कैसे करें उसके बारे में पढ़ेंगे। ज्वाला के बारे में पढ़ेंगे, ज्वाला की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। ईंधन के बारे में पढ़ेंगे, ईंधन की दक्षता, दहन के हानिकारक उत्पाद, और लास्ट में हम पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न है उनके उत्तर भी लास्ट में देखेंगे। यह वीडियो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही यह वीडियो एनसीईआरटी के नवीनतम पाठ्यक्रम 2020-21 जो वर्तमान सत्र में चल रहा है उसके अनुसार बनाया गया वीडियो है। इसमें पूरा पाठ शुरू से लेके एंड तक प्रश्न उत्तर सहित आपको पढ़ने को मिलेगा। अब एक बार हम समझ लेते हैं दहन होता क्या है। रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर उष्मा देता है दहन कहलाता है। यानी कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करके उष्मा देता है, इस पूरी प्रक्रिया को दहन कहा जाता है। जिस पदार्थ का दहन होता है वो दाह पदार्थ कहलाता है। इसे ईंधन भी हम कह सकते हैं। ईंधन ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में हो सकता है। कभी कभी दहन के समय ज्वाला के रूप में अथवा एक लो के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होता है। अब अपन बात करते हैं दहन किन परिस्थितियों में होता है। दहन की परिस्थितियां, अब ऐसे तो है नहीं कि कोई भी पदार्थ है वो पड़ा पड़ा अपने आप जल जाता है, उसके लिए भी कुछ कंडीशंस होती है। ऐसे पड़ा पड़ा नहीं जलता है, कुछ उसकी कंडीशन होती है और वो कंडीशन अप्लाई होती है तब वो जलता है। तो एक बार एक छोटा सा प्रयोग करके अपन समझ लेते हैं। अपन एक गिलास लेते हैं और गिलास के ऊपर हम गिलास के अंदर एक मोमबत्ती रख लेते हैं और उस मोमबत्ती को जलाते हैं। गिलास के अंदर मोमबत्ती रखिए, उस मोमबत्ती को जलाते हैं। ठीक है, मोमबत्ती जलाते हैं तो अपन अगले पल क्या करते हैं, उस जली हुई जो मोमबत्ती है उसके ऊपर अपन एक ढक्कन रख देते हैं। गिलास के ऊपर एक गत्ता रख देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वो मोमबत्ती गिलास के अंदर जो कांच गिलास में अपन ने रखी थी वो बुझ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक उसके अंदर हवा थी, हवा इट मीन्स ऑक्सीजन थी, तब तक वो मोमबत्ती जलती रही। और जैसे ही अपने उसको ढक दिया तो उसको ऑक्सीजन मिलना बंद हो गई, तो वो मोमबत्ती बुझ जाती है। तो इसका मतलब ये निकला कि कोई भी चीज जलने के लिए एक चीज और इम्पोर्टेंट है, वो है वायु। वायु का होना जरूरी है, वायु नहीं होगी तो कोई भी चीज जलेगी नहीं, ये चीज भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा भी कई चीजें इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। आपने देखा होगा कि जंगल में आग लग जाती है और इतनी भयंकर होती है कि उसको जितनी कोशिशें होती है वो सारी करने के बाद भी नहीं बुझती है। इसका ताज़ा एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में भयंकर लगी आग, जो सबने देखी होगी टीवी वगैरह में। तो इसमें हजारों करोड़ों जो जीव जंतु है उनका नुकसान हो गया, वो लुप्त हो गए। इसके अलावा भी आपने आग देखी होगी, जैसे कोई बिल्डिंग वगैरह में आग लग जाती है तो आदमी जल जाता है, टीवी वगैरह में देखा होगा, तो उसके कंबल लपेट के अपन उस पर काबू कर सकते हैं। तो विभिन्न पदार्थ विभिन्न ताप पर आग पकड़ते हैं। अब आग हर ऐसे नहीं है कि जैसे आप गैस स्टोव की बात कर रहे हो, जैसे सिलेंडर में जो गैस होती है वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है। प्लास्टिक है वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है। लकड़ी है वो थोड़ा देरी से पकड़ती है। पत्थर है वो आग पकड़ता ही नहीं है। तो हर का मतलब जो ताप आग पकड़ने का तरीका है वो जिसको जिसको क्या बोलते हैं, ज्वलन ताप, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है वह ज्वलन ताप कहलाता है। देख लेना आप, जिसपे वो न्यूनतम ताप, जैसे एलपीजी गैस है उसके ऊपर पास में अपन हल्का सा लाइटर लेके जाते हैं, इतने में वो जल जाता है। और कई चीजें हैं वो बहुत देर से जलती है। तो वह ताप जिस पर वह पदार्थ जलने लग जाता है वो ज्वलन ताप कहलाता है। जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और ज्वाला के साथ सरलता पूर्वक आग पकड़ लेते हैं, ऐसे पदार्थों को हम ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे पेट्रोल, डीजल, जैसे केरोसिन, जैसे एलपीजी, इनके पास एक हल्की सी तिल्ली भी अपन ले गए तो ये आग पकड़ लेते हैं। जो ज्वलनशील पदार्थों के उदाहरण है पेट्रोल, अल्कोहल, द्रवित
पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी। कमरे के ताप पर माचिस की तिल्ली अपने आप आग क्यों नहीं पकड़ती? माचिस की तिल्ली माचिस की डिबिया के बगल में रगड़ने पर आग क्यों पकड़ती है? ऐसा क्वेश्चन आपके भी आया होगा कि माचिस है वो अपने आप आग क्यों नहीं पकड़ती, वो ज्वलनशील है, जब उसको रगड़ते हैं तो क्यों पकड़ती है? तो इसके पीछे भी कुछ रीजन है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। मैच बॉक्स माचिस समझते हो आप क्या होता है? इस तरह से इसमें तिल्लियां होती है, देखा ही होगा, सबने देखी है, सब यूज में लेते हैं। 5000 से अधिक वर्ष पूर्व प्राचीन मिस्र में गंधक में डूबे गए चीड़ की लकड़ी के छोटे टुकड़े माचिस की तरह उपयोग में लिए जाते थे। पहले जमाने में माचिस नहीं थी तो चीड़ की लकड़ी की तरह वो आपने पढ़ा होगा किताबों में भी कि पत्थरों से पहले मनुष्य आग जलाता था। आधुनिक निरापद माचिस का विकास लगभग 200 वर्ष पूर्व हुआ था। एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोराइड और श्वेत फास्फोरस का मिश्रण कुछ गोंद और स्टार्च के साथ मिलाकर उचित लकड़ी से बनी माचिस की तिल्ली के सिरे पर लगाया जाता था। ये 200 वर्ष पहले की बातें हैं जब इसका विकास हुआ था। थोड़ा सा आधुनिक जो माचिस है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि माचिस के अंदर क्या क्या होता है। जब इसे किसी खुरदरी सतह से रगड़ा जाता था तो घर्षण की उष्मा के कारण श्वेत फास्फोरस प्रज्वलित हो उठता था। इसे माचिस की तिल्ली का दहन प्रारंभ हो जाता था, परंतु श्वेत फास्फोरस माचिस उद्योग में काम करने वाले और माचिस का उपयोग करने वाले दोनों के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ। आजकल निरापद माचिस के सिरे पर एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगा रहता है। इसके रगड़ने पर वह चरणित कांच और थोड़ा सा लाल फास्फोरस लगाते हैं। रगड़ने वाली जो सतह है, जिस पे अपन रगड़ते हैं काला काला होता है, उस पे चरणित कांच और थोड़ा सा लाल फास्फोरस लगाया जाता है जो कम खतरनाक होता है। जब माचिस की तीली खुरदरी सतह पर रगड़ते हैं तो लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। तो देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है परीक्षा के अंदर कि माचिस की तिल्ली के ऊपर क्या लगा जाता है, तो एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड लगा रहता है। क्या लगा रहता है? एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड। 2-3 बार आप अभ्यास करें बोलने का, याद हो जाएगा। एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड ये लगा रहता है। और जो रगड़ने वाली सतह जो जिसपे अपन माचिस को रगड़ते हैं वो चरणित कांच और थोड़ा सा लाल फास्फोरस उसके ऊपर लगा रहता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से याद कर लेना। तो ये इस तरह से आग पकड़ाई जाती है। यह तुरंत माचिस की तीली के सिरे पर लगे पोटेशियम क्लोराइड से अभिक्रिया कर पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न कर देता है, जिसे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का दहन प्रारंभ हो जाता है। अब बात करते हैं कि आग लग जाती है। आपने भी देखा होगा कई जगह आग लगती है, तो हम नियंत्रण कैसे पाए? तो देखो पहला तरीका तो मैंने बताया था कि आग लगने के लिए क्या आवश्यक है? हवा। तो जब आपको हवा नहीं मिलेगी तो आग बुझ जाएगी। पहली कंडीशन तो ये होगी। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में अपन देखते हैं। आग लगने पर आपने देखा होगा हर बिल्डिंग के अंदर एक ऐसा सिलेंडर लगा रहता है, इसको क्या बोलते हैं? अग्निशामक यंत्र। ये सब जगह टंगा रहता है जहाँ ज्वलनशील पदार्थ होता है, जैसे पेट्रोल पंप वगैरह, वहां पे स्पेशल देखा होगा, बिल्डिंगों में भी देखा होगा कि आग लग जाए तो तुरंत इसको छोड़ दें। अब इसके अंदर क्या होता है वो भी अपन आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा आग पर नियंत्रण करने के लिए अपन ने देखी एम्बुलेंस आती है और वो आग को बुझा के जाती है। उसमें पानी आता है, उसके जो कर्मचारी आते हैं, और सबने देखा ही होगा कि एम्बुलेंस किस तरह से काम करती है। तो एक तो इनके द्वारा हम नियंत्रण पाते हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि सब तरह से ऐसा नियंत्रण हो सकता है क्या? जैसे पेट्रोल में आग लगी, तो पेट्रोल में आग लगी तो आप पानी डालोगे तो उससे नहीं बुझेगी। उस कंडीशन में क्या करें? तो अपन इनको समझते हैं इन चीजों को। जल सबसे अधिक प्रचलित अग्निशामक है, परंतु जल तभी कार्य करता है जब लकड़ी और कागज जैसी वस्तुओं में आग लगी हो। विद्युत उपकरण में आग लगी हो तो जल विद्युत का चालन कर सकता है, अतः आग बुझाने वाले को हानि हो सकती है। तेल और पेट्रोल में लगी आग बुझाने हेतु भी जल का उपयोग उचित नहीं है। मतलब पानी में आग लग गई, नहीं सॉरी, पेट्रोल में आग लग गई,
डीजल में आग लगी तो पानी काम में नहीं आएगा। और अगर बिजली की कहीं भी मान लो तार वगैरह में जैसे ट्रांसमीटर वगैरह जल जाते हैं, वहां पे हम पानी नहीं डाल सकते क्योंकि उससे क्या होगा, करंट आ जाएगा, सीधी सी बात है। तो वहां अलग कंडीशन से आग बुझा जाती है। अग्निशामक, क्या आपको याद है कि जल तेल से भारी होता है? आपको पता ही है जल तेल से भारी होता है, भारी होता है मतलब वो नीचे बैठ जाता है। अच्छा, तेल के नीचे चला जाता है और ऊपर जलता रहता है। विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सबसे अच्छा अग्निशामक है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेता है और इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है। CO2 का अतिरिक्त लाभ यह है कि यह सामान्यतः विद्युत उपकरणों को हानि नहीं पहुंचाती। तो ये जो सिलेंडर होता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ये इंपॉर्टेंट चीज अपने समझने की, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जिसके कारण अपन बिजली वगैरह के उपकरण पे इन सिलेंडर को फोड़ देते हैं। इसकी पूरी क्रिया कार्य प्रणाली भी अपने को समझनी चाहिए। इसके ऊपर जो ढक्कन होता है, जब भी कोई दुर्घटना होती है तो इस ढक्कन को अपन अचानक से खोल देते हैं और इसमें सफेद सफेद कलर की गैस निकलती है। उसको हम जहाँ आग लगी है वहां छोड़ देते हैं तो आग इससे बुझ जाती है। हमें कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति कहाँ से होती है? अब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की बात हुई तो ये मिलता कहाँ से? उच्च दाब पर द्रव के रूप में सिलेंडरों में भरी जा सकती है। सिलेंडरों से छोड़े जाने पर CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है। यह न केवल आग को चारों ओर से घेर लेती है बल्कि ईंधन के ताप को भी नीचे ले जाती है। इसलिए यह अति उत्तम अग्निशामक है। CO2 प्राप्त करने का एक कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट सोडा यानी बेकिंग सोडा और पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायनों के पाउडर का भारी मात्रा में छिड़काव है। आग के निकट इन पदार्थों में बहुत सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो आग को बुझा देती है। यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको दबा दबा के इस सिलेंडरों में भरा जाता है, जैसे LPG के सिलेंडर बनते हैं। और गैस का सीधा सा नियम है, अगर आप सिलेंडर में थोड़ी सी गैस डालते जाओगे तो क्या होगा, वो ज्यादा प्रेशर से उच्च दाब से वो द्रव अवस्था में पानी की तरह हो जाएगी। ऐसा ही इनमें होता है, कार्बन डाइऑक्साइड है उसको दबा दबा के भरा जाता है तो उच्च दाब पे वो लिक्विड अवस्था में पानी की तरह हो जाती है और उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा भरी जाती है और जैसे इसको खोलते हैं वो बाहर आ जाती है। तो इस तरह से ये कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा हम आग पे काबू पा सकते हैं और इसके जो अग्निशामक यंत्र वगैरह है उनसे हम काबू पा सकते हैं। अब हम बात करते हैं दहन के प्रकार। दहन कितने प्रकार का हो सकता है? तो इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है तीव्र दहन, गैस तेजी से जलने लगती है, तीव्र का मतलब बहुत तेज गति से, तथा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है। इस प्रकार का दहन तीव्र दहन कहलाता है। तेज गति से होने वाला फास्ट दहन, जैसे पेट्रोल वगैरह की आग लगती है, बहुत फास्ट लगती है और तुरंत जल जाता है। दूसरे तरह का दहन है श्वेत दहन, कुछ चीजें होती है तो अपने आप जल जाती है। तो फास्फोरस जैसे कुछ पदार्थ जो कमरे के तापमान मतलब सामान्य तापमान वायु में जल उठते हैं। इस प्रकार का दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जलने लग जाता है वो श्वेत दहन। कुछ चीजें पड़ी पड़ी अपने आप जल जाती है। तो आप कहोगे फास्फोरस जब हवा में जलने लग जाता है, जैसे आपने जो जादू देखा है, कई जादू दिखाने वाले आते हैं वो फास्फोरस को उंगली में डाल के और बाहर फेंकते हैं, फेंकते ही वो जलने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो फास्फोरस है वो हवा में आग पकड़ लेता है, अपने आप ही आग पकड़ लेता है, इसलिए उसको केरोसिन तेल में रखा जाता है। तो ये हो गया श्वेत दहन। तीसरे प्रकार का है विस्फोट, एक साथ जलता है जैसे पटाखे जले। हम त्योहारों पर आतिशबाजी करते हैं, जब पटाखों को जलाते हैं तो आकस्मिक अभिक्रिया होने से ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि तीनों उत्पन्न होती है। पटाखों से आपको पता है कि ऊष्मा भी पैदा होती है, प्रकाश भी और ध्वनि भी। अभिक्रिया में बनी गैस बड़ी मात्रा में निकलती है और इस प्रकार की अभिक्रिया विस्फोट कहलाती है। तो दहन 3 प्रकार का हो गया है, इसको दोबारा देख लेते हैं। एक तो तीव्र दहन जो बहुत फास्ट होता है, एक होता है श्वेत दहन जो अपने आप जल उठता है और तीसरा है विस्फोट के रूप में दहन। 3 प्रकार हो गए दहन के। अब दहन के बाद हम बात करते हैं ज्वाला, जो हमारे पाठ का टॉपिक था, दहन और ज्वाला। ज्वाला मतलब लो, एक तरह से देख सकते हो। तो
जलना और ज्वाला, इसमें अंतर है, वो अंतर भी अपन समझ लेते हैं। देखो, कुछ चीजें जलती है, जैसे मोमबत्ती जलती है तो ज्वाला देती है क्या? मोमबत्ती ज्वाला देती है, ठीक है। तो इनको अपन एक एक बार आप अंदाजा लगाइए कि कौन कौन सा ज्वाला देता है, फिर कौन कौन सा नहीं देता है। फिर अपन इन चीजों को आगे एक बार विचार कीजिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अब देख लेते हैं, दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होता है वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए मिट्टी का तेल पिघलती हुई मोमबत्ती के साथ साथ ऊपर उठते हैं और दहन के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं। इसके विपरीत लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं होता और कोई ज्वाला नहीं देता। अब देखो, पीछे जो सारणी थी उसके हिसाब से अंदाजा लगाया होगा कि कुछ चीज जलती है तो प्रकाश देती है ना। कुछ चीजें हैं वो ज्वाला मतलब आग, ज्वाला मतलब आग। अब कोई जरूरी नहीं कि जले तो आग हो। जैसे कोयला जल रहा है तो कोयला ऐसे उसमें लपटें नहीं आती है। आपने देखा होगा कोयला धीरे धीरे मतलब जलता रहता है, तो वो भी एक तरह की ज्वाला है। नहीं, वो अलग तरह की ज्वाला है, वो दहन अलग तरह का दहन है। और मोमबत्ती का जलना अलग तरह का दहन है। जिसमें ज्वाला आ रही है, अपन बात कर रहे हैं ज्वाला की। अब देखो, इसमें आप जैसे देख रहे हो एक कांच की प्लेट है, कांच की प्लेट और स्लाइड पर एक गोला काला वलय बन जाता है। अपन इसके ऊपर एक स्लाइड रखते हैं तो एक काला वलय बन जाता है ना। यह ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में उपस्थित बिना जले कार्बन कणों के जमाव को दर्शाता है। इसके अलावा एक लंबे पतले तार को लगभग 30 सेकंड तक ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र में पकड़कर रखिए। ध्यान दीजिए कि तार का भाग जो ज्वाला के कुछ ही बाहर है रक्त तृप्त यानी एकदम लाल हो जाता है। यह दर्शाता है कि ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र का ताप बहुत अधिक है। वास्तव में ज्वाला का वह सबसे गर्म भाग होता है। यानी कि जो इसके ज्वाला के भाग भी हम आगे पढ़ लेंगे, कौन सा क्षेत्र ज्यादा गर्म होता है, कौन सा कम होता है। जैसा आपने देखा होगा कई जो लेडीज वगैरह डांस करती है तो सर पे आग रख के डांस करती है। तो वो कैसे कर लेती है? क्योंकि उसको जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें वो कम ज्वाला क्षेत्र है, वहां पे उसका ताप का असर कम होता है और सबसे ज्यादा ऊपर वाले में हिस्से में होता है। जैसे इस प्रयोग में ये बताया गया है, ये जो ऊपर वाला जो हिस्सा है इसमें सबसे ज्यादा ताप वाला स्थान है, ठीक है। इसको भी अलग अलग डिवाइड में हम कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, आगे देखते हैं उनको। अब हम ज्वाला ज्वाला देखो, इसमें आप देख सकते हो ज्वाला के लिए ज्वाला भी अलग अलग तरह की हो सकती है। तो कौन सी बढ़िया है कौन सी घटिया है वो भी अपन इसमें डिफाइंड करेंगे। अब देखो, ये अलग अलग तीन चित्र आपके सामने है। इसकी लो है वो लाल कलर की होगी, ठीक है। इसकी है नीली। अब नीली लो का क्या मतलब होता है? मतलब सबसे बेस्ट ईंधन है, सबसे अच्छी ईंधन है, सबसे ये कम धुआं देता है और इसको सबसे बेस्ट मानते हैं। तो भी चीज नीले के रूप में जलती है, ठीक है। इनके अलावा आपने और भी अलग अलग तरह की चीजें, मिट्टी के तेल की लैंप, मोमबत्ती और बुनसेन बर्नर, ये तीन एग्जांपल दिए हुए हैं। तो अलग अलग देखो, आप इनको गौर करोगे तो इनकी जो लो है वो भी थोड़ी अलग अलग होगी और उनका क्या मतलब होता है वो आगे हम समझते हैं। ज्वाला संरचना, मोमबत्ती के ज्वाला क्षेत्र। अब एक बार अपन इसकी संरचना को पढ़ लेते हैं कि ज्वाला की संरचना किस तरह से होती है। सब जगह एक सा तापमान नहीं होता। जैसे मोमबत्ती जल रही है तो इसमें नीचे थोड़ा ताप कम है। अब कौन कौन से क्षेत्र में कितना ताप है वो अपन पढ़ लेते हैं। ये जो ऊपर वाला जो भाग दिख रहा है ये सबसे गर्म भाग है, यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्म, सबसे ज्यादा ताप होता है। ये है सबसे कम, यानी सॉरी कम भाग। बीच वाला हिस्सा है ना उसमें थोड़ा कम गर्म है। ऊपर वाला सबसे गर्म, बीच वाला हिस्सा है वो कम गर्म और जो नीचे वाला है वो सबसे कम गर्म क्षेत्र है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि जो नाचने वाली जो लेडीज होती है वो सर के ऊपर एक कपड़ा रख लेती है, गीला कपड़ा रख लेती है और उसके ऊपर आग रख के नाचती रहती है। तो मतलब जो सर के ऊपर ताव लगेगा ही नहीं, क्यों? कारण क्योंकि उसमें जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है वो सबसे कम गर्म है, तो वो धीरे धीरे गर्म रहता है और इतने में वो कपड़ा गीला करके दूसरा कपड़ा रख लेते हैं नाचने वाले।
तो मतलब नीचे वाले हिस्से में कम, सबसे कम गर्म होता है नीचे वाला हिस्सा। कोई भी ज्वाला हो उसका सबसे नीचे वाला हिस्सा है वो कम गर्म होता है। इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो पूर्ण दहन वाला नीला क्षेत्र होता है। अगर कहीं कोई भी चीज जल रही है तो सबसे जो ऊपर वाला हिस्सा है वो पूर्ण दहन, मतलब पूरा जला हुआ क्षेत्र होता है, पूर्ण दहन वाला। बीच वाला हिस्सा है वो आंशिक दहन वाला पीला क्षेत्र होता है। आप इनको गौर करोगे तो ये अलग अलग डिवाइड में आपको दिखेगा। नीचे वाला हिस्सा है वो बिना जली मोमबत्ती का सबसे काला आंतरिक क्षेत्र है। तो इन ऐसे हम इस ज्वाला को भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि कहाँ पे ज्यादा ताप होता है, कहाँ पे कम ताप होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप इस चैप्टर को यहाँ तक ज्वाला को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं ईंधन क्या है। ठीक है, इस ज्वाला के हिसाब से ईंधन बना है। तो आपने देखा होगा कि कई चीजें तो है ना जो धीरे धीरे जलती रहती है ना, कई जल्दी जलती है। तो ईंधन मतलब कौन सा बेस्ड है? घरेलू और औद्योगिक उपयोगों से संबंधित ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत लकड़ी, काष्ठ कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि है। ये पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। ईंधन मतलब ऐसे समझ लो कि अपन जो खाना बनाने के काम में लेते हैं वो भी ईंधन है। जो ट्रेन वगैरह है उनमें जो उनको चलाने के लिए जो काम में लिया जाता है वो भी ईंधन है। जो गाड़ियां वगैरह चलाई जाती हैं उनके लिए काम में लिया जाता है वो भी ईंधन है। अच्छा ईंधन वह है जो सहज उपलब्ध हो जाता है, सस्ता होता है और वायु में सामान्य दर में सुगमता पूर्वक जलता है। यह अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह जलने के उपरांत कोई अवांछित पदार्थ नहीं छोड़ता है। ज्यादा धुआं, ज्यादा कार्बन नहीं छोड़े, उसको बोला जाता है अच्छा ईंधन। इसलिए आजकल है ना जो सीएनजी गाड़ियों में कहते हैं कि सीएनजी की गाड़ियां, गैस किट वाली सीएनजी गैस किट वाली गाड़ियां यूज करो। क्यों? क्योंकि वो एक अच्छा ईंधन है, वो कम धुआं देता है। संभवतः ऐसा कोई भी साधन नहीं है जिसे एक आदर्श ईंधन माना जा सके। मतलब पूरी तरह से आदर्श नहीं है। जैसे पेट्रोल है तो वो भी जलता है तो थोड़ी बहुत नीचे धुआं छोड़ देता है। डीजल है वो भी, गाड़ियां डीजल की गाड़ियां वो भी धुआं छोड़ती है। तो पूर्णतः संपूर्ण रूप से ऐसा नहीं कह सकते कि ये ईंधन है, ये बिल्कुल से मतलब कोई ना कोई प्रदूषण नहीं करेगा या कार्बन नहीं छोड़ेगा, धुआं नहीं छोड़ेगा, ऐसा कोई ईंधन नहीं है। पूरी तरह से नहीं है, 100% नहीं है। बाकी अच्छे ईंधन काफी है। ईंधन के मूल्यों में भिन्नता होती है। कुछ ईंधन अन्य ईंधन की अपेक्षा सस्ते होते हैं, कई सस्ते होते हैं, कई महंगे होते हैं। ईंधन की दक्षता, यदि आपसे कहा जाए कि गोबर के उपले, कोयला, एलपीजी को जलाकर पानी की एक निश्चित मात्रा को उबालें, तो आप इनमें से कौन से ईंधन को चुनेंगे? क्या ये ईंधन बराबर मात्रा में उत्पन्न करते हैं? किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा ऊष्मीयमान कहलाती है। अब देखो 3 कंडीशन आई कि कोयले से पानी गर्म करो, एल गोबर के उपले से पानी गर्म करो और एलपीजी से पानी गर्म करो। एक एक मिनट तक एक एक लीटर आप गर्म करके देखोगे तो सबकी देखो, जो कोयले जो गोबर के उपले हैं उनको पानी को गर्म करने में टाइम ज्यादा लगेगा। और अगर एलपीजी जो सिलेंडर है गैस पे अपन गर्म करेंगे तो उसमें कम लगेगा। कोयले पे करेंगे तो थोड़ा सा मीडियम बीच का सा लगेगा। तो सबका जो मान है उसमें मान है वो अलग अलग होता है, वो उस पर डिपेंड करता है। और उसमें मान किसको बोलते हैं? 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन में, मतलब 1 किलो ईंधन लिए अपन ने, कोई सा भी 1 किलो ऊपर ने लिए, उपले लिए, या फिर है ना जो 1 किलो कोयला लिया, या फिर 1 किलो एलपीजी गैस लिए। ठीक है, तो इनमें से अगर कोई सा भी लेते हैं और उससे कितना वो दहन, कितनी उष्मा देता है, उसको ऊष्मीयमान कहा जाता है। ये हर का ऊष्मीयमान अलग अलग होता है, उसके हिसाब से ईंधन की दक्षता को पहचाना जाता है। ईंधन के ऊष्मीयमान को किलो जूल प्रति किलोग्राम, जैसे किसमें ये याद कर लीजिएगा, ईंधन को किसमें मापते हैं? किलो जूल प्रति किलोग्राम। 1 किलो में कितना जूल एनर्जी आई, मात्रा में उसका मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कुछ ईंधनों के ऊष्मीयमान को हम आगे देखते हैं। अब आप एक छोटी सी सारणी बना के इसमें अभ्यास कर सकते हो कि कौन सा ठोस ईंधन है। जैसे ठोस मैंने बताया कोयला, कोयला ठोस होता है। मजबूत ईंधन के अंदर आता है द्रव, द्रव के अंदर कौन सा आता है? मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, है ना, ये इसके अंदर आते हैं।
फिर है गैसीय ईंधन, ठोस द्रव गैस ईंधन, तीनों प्रकार का हो सकता है ना। तो उसमें गैस में कौन कौन से आते हैं, प्राकृतिक गैस जैसे सीएनजी और एलपीजी वगैरह, गोबर गैस वगैरह। तो इनको आप एक प्रयास कीजिए कि ठोस कौन से हैं, द्रव कौन से हैं और गैसीय कौन से हैं, तो फिर आपको ईंधन आराम से समझ में आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं, अभी बात कर रहे थे ऊष्मीयमान की, तो मैंने कहा आपको ऊष्मीयमान सबका अलग अलग होता है, ठीक है। तो गोबर के जो उपले हैं उनका ऊष्मीयमान 6000 से लेके 8000 किलो जूल होता है, ठीक है। लकड़ी का 17 से 22,000 किलो जूल, कोयले का 25 से 33, पेट्रोल का 45,000, मिट्टी के तेल का 45,000, डीजल का 45,000, मीथेन गैस का 50,000, सीएनजी गैस का 50,000, एलपीजी गैस का सबसे ज्यादा 55,000, ठीक है। जैव गैस का 35 से 40 और हाइड्रोजन गैस का 1,50,000। हाइड्रोजन गैस खतरनाक होती है, बहुत खतरनाक होती है, ठीक है। उससे जो हाइड्रोजन के बम भी आपने सुने होंगे, हाइड्रोजन का बम। तो सबसे ज्यादा जो इस सारणी के अनुसार अपन बात करें तो सबसे ज्यादा जो उसमें मान है वो किसका होगा, हाइड्रोजन गैस का। और हाइड्रोजन के बाद अपन बात करें तो उसमें मान किसका होगा, एलपीजी का, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का। ये इसीलिए घरों में यूज में ली जाती है क्योंकि ये अधिक ऊष्मा देती है। आप इससे ये समझ लो कि आप 1 किलो गैस से, है ना, 1 किलो एलपीजी गैस से हम 55,000 किलो जूल उष्मा किलो जूल उष्मा प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद सीएनजी है और क्रमशः मैंने आपको बताएं, इनका उसमें मान भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए थोड़ा सा आप इसको देख ले। ईंधन के दहन के हानिकारक उत्पाद। अब मैंने बताया ईंधन दहन होता है तो उससे थोड़े पर्यावरण को भी नुकसान होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वगैरह निकलती है, धुआं निकलता है। तो लकड़ी और कोयले, पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं। ये सूक्ष्म कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं, जैसे दमा जैसे रोग फैलाते हैं। सदियों से लकड़ी का उपयोग घरेलू एवं औद्योगिक ईंधन के रूप में हो रहा था, परंतु अब इसके स्थान पर कोयले और एलपीजी जैसे ईंधन ने ले लिया। अभी भी हमारे देश में बहुत से ग्रामीण इलाकों में ईंधन के रूप में लकड़ी का प्रयोग हो रहा है, वो आसानी से उपलब्ध हो सकती है, परंतु लकड़ी को जलाने से काफी मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है जो मनुष्य के लिए हानिकारक है, वो सांस लेने में दिक्कत करता है। साथ ही वृक्ष हमें बहुत सी उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध करवाते हैं जो ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करने पर हमें प्राप्त नहीं हो पाते हैं। इसके अतिरिक्त वस्तु की कटाई वनोन्मूलन का कारण बनती है, पर्यावरण के लिए हानिकारक है। मतलब लकड़ी का प्रयोग है वो धीरे धीरे कम कर देना चाहिए क्योंकि उससे पर्यावरण को काफी हानि होती है। इन ईंधनों का अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है। यह अत्यंत विषैली गैस है। बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक होता है। इसमें उत्पन्न मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से कमरे में सो रहे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा संभवतः विश्व उष्णन, ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। पृथ्वी के वातावरण के तापमान में वृद्धि विश्व उष्णन कहलाती है। अन्य बातों के साथ साथ हमें इससे हिमनद भी पिघलने लगते हैं, जिससे समुद्र के जल स्तर बढ़ जाता है और तटीय क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। ऐसा भी संभव है कि निचले स्तर वाले तटीय क्षेत्र स्थायी रूप से जलमग्न हो जाए, तो ये इनसे ग्लोबल वार्मिंग का भी खतरा रहता है। कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यह अत्यंत दमघोटू और संक्षारक गैस है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल, डीजल, नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। सल्फाइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं और अम्ल बनाते हैं। ऐसी वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है जो फसलों, भवनों और मृदा के लिए हानिकारक है। इसके विषय में आप मोटर वाहनों के ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का इनके स्थान पर सीएनजी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ले सकते हैं, क्योंकि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है। मतलब इसमें जो हानिकारक गैसें हैं बार बार आ रही, कार्बन मोनोऑक्साइड एक तो ये, एक कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी खतरनाक है। और कोयला और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब गैसें विश्व उष्णन का कारण बनती है और इन्हीं से अम्ल वर्षा होती है, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी गैस इसमें से एक है। अब हम बात करते हैं पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों की। तो दहन की परिस्थिति की सूची बनाइए। तो दहन किन परिस्थितियों में होता है, एक तो ऑक्सीजन होना चाहिए जलने के लिए, दूसरा दहन पदार्थ की उपस्थिति होनी चाहिए, जलने वाला कुछ न कुछ होना चाहिए, अपने आप क्या जलेगा, और पदार्थ का निम्न ज्वलन ताप होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है
रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लकड़ी और कोयला जलने से वायु का क्या होता है? घरों में काम आने वाला द्रव्य कौन किस प्रकार का द्रव्य ईंधन उसको क्या बोलते हैं? जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके कौन सी ताप तक गर्म करना आवश्यक है? तेल द्वारा उत्पन्न आग को किसके द्वारा नियंत्रित? तो इसके पहले के है प्रदूषण, दूसरे का मिट्टी का तेल, तीसरी का ज्वलन ताप और चौथे का पानी। समझाइए कि मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ? सीएनजी एक साफ गैसीय ईंधन है, इसका वायु में पूर्ण दहन होता है इसमें, जिससे यह कोई हानिकारक गैस उत्पन्न नहीं करता है, इसलिए सीएनजी का उपयोग शहरों के प्रदूषण को कम करते हैं। और गुजरात जैसे शहरों में सीएनजी से चलने वाले अलग अलग जो रिक्शे वगैरह भी वो गवर्नमेंट उनको निःशुल्क भी उपलब्ध करवा रही है, और वहाँ पे इन चीज़ों को बढ़ावा भी दिया जा रहा है ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके। तो ये पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है, ये बहुत लंबा हो जाएगा, मैंने आपको पहले बता दिया सारे क्वेश्चनों के आंसर। फिर भी अगर आप इनको आप दोबारा से देखना चाहते हो तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेवे और इनको आप पढ़ सकते हो, इनके आंसर आप दे सकते हो। अगर मैं इन सारे आंसर आपको बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। पुनः क्वेश्चन नंबर 6, मोमबत्ती का जलना। तो मोमबत्ती का जलना मैंने पीछे चित्र बताया था, वो आप चित्र इसमें बना सकते हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि साइंस में चित्र का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। चित्र के साथ जो डायग्राम अपन बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, उसके नाम भी इम्पोर्टेंट। जितने नंबर का क्वेश्चन, जितना नंबर का चित्र होता है उतने नंबर का उसमें जो नाम लिखे होते हैं, नामांकित चित्र, नाम भी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इनके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको पढ़िए, रिवाइज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, तो आप इनको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। फिर ये अगर आपने पूरा वीडियो ढंग से देखा है, अच्छे से देखा है, तो आप इनके आंसर भी दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये पूरा पार्ट दहन और ज्वाला आपके समझ में आया होगा। फिर भी कहीं डाउट है तो आप हमें कमेंट्स में बताएं और हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।